सगाई समारोह के बीच अचानक मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। एक अजनबी अकाउंट से एक पेड वीडियो लिंक आया था। कीमत थी 888 युआन। नीचे एक छोटी सी लाइन लिखी थी, आपकी होने वाली पत्नी का सरप्राइज। मेरे दिल पर जैसे भारी बोझ पड़ गया। गुस्से की आग सिर पर चढ़ रही थी, लेकिन उससे भी ज्यादा एक अजीब सा अशुभ एहसास मुझे घेर रहा था। मैंने बिना कुछ सोचे भुगतान किया और वीडियो चलाया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, जैसे ही स्क्रीन साफ हुई मेरी सांसें थम गईं। अंधेरे होटल के कमरे में एक महिला एक पुरुष के ऊपर बैठी थी। दोनों बेहद अंतरंग हालत में थे। चाहे वह चेहरा राख ही क्यों ना बन जाए, मैं उसे पहचान सकता था। वो लियू रुयान थी, वही औरत जिससे कुछ ही दिनों बाद मेरी शादी होने वाली थी। और उसके साथ जो आदमी था उसे भी मैं अच्छी तरह जानता था, इतंग चैंग। वही व्हाइट मूनलाइट जिसे वह वर्षों से अपने दिल में छिपाए बैठी थी और जिसका संपर्क नंबर उसने कभी डिलीट नहीं किया था। उस पल ऐसा लगा जैसे मेरा पूरा खून जम गया हो। पूरी दुनिया शांत थी, सिर्फ मेरे दिल की धड़कनें गूंज रही थी। लेकिन मैंने हंगामा नहीं किया, मैंने किसी को मारने की कोशिश नहीं की, मैं पागलों की तरह नहीं चिल्लाया। मैंने बस शांतिपूर्वक वह वीडियो उठाया और उसे सगाई समारोह के पीछे लगी बड़ी एलईडी स्क्रीन पर चला दिया। मैंने मुस्कुराकर कहा, मेरी तरफ से 888 युआन का खास तोहफा, आइए सब मिलकर देखते हैं। शुरुआत में रिश्तेदारों और मेहमानों को लगा कि शायद ये कोई रोमांटिक सरप्राइज है, लेकिन 10 सेकंड भी नहीं बीते थे कि पूरा हॉल सन्न रह गया। सबकी आंखें स्क्रीन पर जम गईं। सबसे पहले मेरी होने वाली सास खड़ी हुई और चीखते हुए बोली, जिशवान, तुम पागल हो गए हो क्या? ये क्या दिखा रहे हो? उनकी चीख पूरे हॉल में गूंज उठी। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, वीडियो मैंने ही चलाया है, आपको नहीं पता था? उन्होंने तुरंत चिल्लाकर कहा, तुमने रुयान को बदनाम करने के लिए नकली वीडियो बनाया है, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? लियू परिवार अब भी खुद को धोखा देने में लगा था। मैंने ठंडे स्वर में कहा, वीडियो नकली है या असली, या आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। चाहे तो अभी अपनी बेटी से पूछ लीजिए। मेरी सास कुछ और बोलना चाहती थी, लेकिन मेरे पिता ने बीच में रोक दिया। उन्होंने गुस्से में कहा, जिशवान, ये क्या कर रहे हो? इसे बंद करो। जो भी बात है घर पे कर लेते, इतनी बड़ी बेइज्जती क्यों? मैंने उनकी ओर देखा और पूछा, मेरी इज्जत ज्यादा महत्वपूर्ण है या आपके बेटे का सम्मान? उसी समय बैक स्टेज में तैयार हो रही लियू रुयान दौड़ती हुई हॉल में आई। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में आंसू थे। वो रोते हुए बोली, वो वीडियो नकली है, सब झूठ है। वांग जिशवान, क्या तुम मुझे बर्बाद करना चाहते हो? मेरी होने वाली सास ने उसे गले लगा लिया और मेरी ओर उंगली दिखाकर चिल्लाई, देखो सब लोग, वांग जिशवान हमारी शादी तोड़ना चाहता है। उसने एआई से नकली वीडियो बनाया है, हमारा परिवार बर्बाद हो गया। मैं चुपचाप उनकी नौटंकी देखता रहा। फिर मैंने अपनी जेब से दूसरा मोबाइल निकाला। उसमें लियू रुयान के फोन का क्लाउड बैकअप था, जिसे मैंने पहले ही रिकवर कर लिया था। मैंने उसे भी प्रोजेक्टर से जोड़ दिया। अगले ही पल स्क्रीन पर सैकड़ों तस्वीरें दिखाई देने लगी। कॉलेज के दिनों से लेकर पिछले हफ्ते तक हर तस्वीर में लियू रुयान और ये टेंगचंग साथ थे, कभी गले मिलते हुए, कभी हाथ पकड़ते हुए। आखिरी फोटो उसी होटल के बाहर की थी जहां वीडियो शूट हुआ था। मैंने फोटो की डिटेल खोली। उसमें समय, तारीख और लोकेशन साफ दिखाई दे रही थी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, मिस लियू, क्या आपके अपने मोबाइल की ये सारी तस्वीरें भी एआई ने बनाई हैं? लियू रुयान का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। उसके शरीर से जैसे सारी ताकत निकल गई। फिर मैंने एक और दस्तावेज खोला और कहा, और ये रहा आप दोनों का होटल बुकिंग रिकॉर्ड, पिछले 1 साल में कुल 23 बार। मैंने एक एक रिकॉर्ड पढ़ना शुरू किया। 23 जनवरी शाम 5:37 चिंगनान के जिंगपिंग होटल का स्वीट। मैं अगली तारीख पढ़ने ही वाला था कि लियू रुयान वहीं जमीन पर गिर पड़ी। पूरा हॉल बिल्कुल शांत हो गया। मेरे होने वाले ससुर सास के चेहरे पर भी अब कोई शब्द नहीं थे। वे कभी अपनी बेटी को देखते, कभी मुझे। उधर सभी मेहमान अपने अपने मोबाइल निकालकर वीडियो रिकॉर्ड करने लगे। तभी मेरा फोन फिर से चमका। ईतेंगचंग का मैसेज आया, लगता है अभी तुम्हें समझ नहीं आया, ये तो बस शुरुआत है। मैंने बिना जवाब दिए वो मैसेज डिलीट कर दिया। उस रात मैं कंप्यूटर के सामने बैठ गया। मैंने एक छोटा सा स्क्रिप्ट लिखा, 888 युआन वाला वीडियो एडिट किया, जरूरी हिस्सों पर मोजेक लगाया और अंत में ये तेंगचेंग का घमंडी मैसेज जोड़कर 15 सेकंड की एक शॉर्ट क्लिप बना दी। फिर उस वीडियो के साथ होटल रिकॉर्ड्स और स्क्रीनशॉट जोड़कर उसे सैकड़ों लोकल फोरम, गॉसिप ग्रुप और शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया। मैंने अपनी कोई भी निजी जानकारी इस्तेमाल नहीं की। सभी आईपी एड्रेस कई लेयर वाले प्रॉक्सी के जरिए विदेशों से दिख रहे थे। मैंने लगभग 1000 युआन देकर कुछ मार्केटिंग अकाउंट से भी पोस्ट वायरल करवाई। शीर्षक था, शादी से पहले दुल्हन और कंपनी मैनेजर का अफेयर बेनकाब। धीरे धीरे मामला फैलने लगा। फिर करोड़ों फॉलोअर्स वाले एक गॉसिप ब्लॉगर ने उसे शेयर कर दिया। कुछ ही घंटों में पूरा इंटरनेट फट पड़ा। अब किसी के लिए इस खबर को रोकना नामुमकिन था। लियू रुयान के पुराने सोशल मीडिया अकाउंट्स भी लोगों ने ढूंढ निकाले। उसकी पुरानी रोमांटिक तस्वीरें अब पूरे इंटरनेट पर मजाक बन चुकी थी। उधर ये टेंगचेंग की कंपनी के आधिकारिक अकाउंट पर भी लाखों लोग सवाल पूछने लगे। जो अपनी कंपनी के मैनेजर को नहीं संभाल सकते, वे ग्राहक क्या संभालेंगे? और क्या आपकी कंपनी का पैसा ऐसे लोगों की रंगरेलियों पर खर्च होता है? इतनी बड़ी कंपनियों के लिए ब्रांड इमेज सबसे बड़ी पूंजी होती है। नकारात्मक प्रचार उनके लिए जर से कम नहीं होता, जैसा मैंने सोचा था। अगली सुबह ठीक 9 बजे कंपनी की वेबसाइट पर एक आधिकारिक घोषणा जारी हुई। ईतेंगचेंग ने इस्तीफा दे दिया है। कंपनी का उनसे अब कोई संबंध नहीं है। कुछ ठंडी पंक्तियों में कंपनी ने उससे अपना पूरा नाता तोड़ लिया। लेकिन मेरे लिए यह तो सिर्फ शुरुआत थी। इस कांड के कारण लियू रुयान की नौकरी भी चली गई। उसने अपना सम्मान खो दिया, अपना होने वाला पति खो दिया और समाज में अपनी प्रतिष्ठा भी। शायद वह यह सब सहन नहीं कर सकी। उसी रात उसका फोन आया। वो बुरी तरह रो रही थी। जिशवान, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं सारी जिंदगी तुम्हारी सेवा करूंगी, बस एक बार मुझे माफ कर दो।
मैं चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। तभी फोन की दूसरी तरफ उसकी मां की झुंझलाहट भरी आवाज आई, देख लिया, सब खत्म हो गया, नौकरी गई, घर गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। मैंने बिना कुछ कहे कॉल काट दी और लियो रुयान के सारे नंबर और सोशल मीडिया अकाउंट हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिए। तभी मुझे अचानक एक बात याद आई, हम दोनों के नाम पर एक शादी वाला घर भी था। हालांकि कागजों में लियो रुयान का नाम इस्तेमाल किया गया था ताकि दो घर वाली नीति से बचा जा सके, लेकिन असली मालिक मैं ही था। अब उन्हें भी यह बात समझ में आ चुकी थी, लेकिन मैं उन्हें इतना आसान रास्ता देने वाला नहीं था। मैंने तुरंत प्रॉपर्टी एजेंट को फोन किया और कहा, घर जितनी जल्दी हो सके बेच दीजिए। अगली सुबह जब मैं अपने माता पिता के घर लौटा, तभी मेरी वीचैट पर मेरी पुरानी दोस्त शेन छिंगली का संदेश आया। उसे शायद पता चल गया था कि मैंने लियो रुयान को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। मैंने देखा कि वह काफी देर से घर में मेरा इंतजार कर रही थी। उसके साथ लियो परिवार के माता पिता भी आए थे। लियो रुयान की आंखें पूरी तरह लाल थीं और उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। जैसे ही उसने मुझे देखा, वो भागकर मेरे सामने आ गई। जिशवान, तुमने मेरा वीचैट क्यों डिलीट कर दिया? मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया? मैं तुमसे संपर्क भी नहीं कर पा रही थी। मैं डर के मारे मर ही गई थी। मैंने उसकी तरफ बिना किसी भाव के देखा, जैसे किसी बिल्कुल अजनबी इंसान को देख रहा हूं। आंटी लियो ने अपनी रोती हुई बेटी को संभाला और मुझे घूरते हुए बोली, तुमने फोन उठाना बंद कर दिया, गायब हो गए और इतनी सी बात पर रिश्ता तोड़ दिया। मैंने शांत स्वर में कहा, इतनी सी बात? क्या आपको सच में नहीं पता कि रिश्ता क्यों टूटा? क्या वह वीडियो काफी नहीं था या फिर दोबारा दिखाऊं? मेरी बात सुनते ही लियो रुयान का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और घबराकर बोली, जिशवान, बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। मुझे अपनी सफाई देने का एक मौका दो। उस दिन मैंने थोड़ी सी शराब पी ली थी। मुझे नहीं पता था कि। मैंने उसका हाथ झटक दिया और ठंडे स्वर में कहा, मैंने बहुत सोच समझकर रिश्ता खत्म करने का फैसला किया है। अब हमारे बीच कहने के लिए कुछ नहीं बचा। सिर्फ कुछ संपत्ति से जुड़े मामले बाकी हैं जिन्हें आज ही निपटाना है। मैंने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, हम दोनों ने जो शादी वाला घर खरीदा था उसका फैसला करना होगा। मैंने पहले ही एजेंट से संपर्क कर लिया है, वो घर बिकेगा। घर की बात सुनते ही लियो रुयान और उसकी मां के चेहरे का रंग बदल गया। उनके लिए वो घर सिर्फ एक मकान नहीं था, बल्कि हमारे रिश्ते की आखिरी डोर और उनकी सबसे बड़ी उम्मीद भी था। आंटी लियो गुस्से से बोली, घर कैसे बेच सकते हो? वो घर रुयान के नाम पर है। हमने दहेज में 3 लाख युआन दिए थे। अब उसका तुमसे क्या लेना देना? लियो रुयान भी रोते हुए बोली, जिशवान, ऐसा मत करो, वो हमारा घर है। हमने वहीं शादी के बाद पूरी जिंदगी साथ बिताने के सपने देखे थे। क्या तुम्हें सब भूल गया? मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, घर? उस जगह को तुम घर कहती हो जहां तुमने किसी दूसरे आदमी के लिए मुझे धोखा दिया। मैंने आंटी लियो की तरफ देखकर कहा, आप सही कह रही हैं कि घर सिर्फ लियो रुयान के नाम पर है, लेकिन ये इसलिए था क्योंकि दूसरा घर खरीदने की सरकारी पाबंदी से बचना था। मैंने उस पर पूरा भरोसा किया, इसलिए सिर्फ उसी का नाम लिखवाया। इसके बाद मैंने एक एक हिसाब उनके सामने रख दिया। घर की कुल डाउन पेमेंट 12 लाख युआन थी। उसमें आपके परिवार ने सिर्फ 3 लाख दिए थे, जबकि 9 लाख मैंने दिए। उनमें से 7 लाख मेरी कई सालों की बचत थी और बाकी 2 लाख मेरे माता पिता ने दिए थे। हर ट्रांसफर और बैंक रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। पिछले 2 साल से हर महीने 12,000 युआन की होम लोन की EMI भी मैंने अकेले भरी है, कुल 2,88,000 युआन। इसके अलावा घर की सजावट पर 5 लाख युआन भी मैंने खर्च किए हैं। हर खर्च का पक्का सबूत मेरे पास है। अब रिश्ता खत्म हो चुका है। अगर लियो रुयान घर अपने पास रखना चाहती है तो उसे मेरी पूरी रकम लौटानी होगी। मैंने साफ साफ हिसाब बताया। डाउन पेमेंट 9 लाख युआन, 2 साल की EMI 2,88,000 युआन और इंटीरियर और सजावट पर 5 लाख युआन, कुल मिलाकर 16,88,000 युआन। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। लियो रुयान और उसकी मां मुझे ऐसे देख रही थी जैसे पहली बार मुझे पहचान रही हो। उनकी नजरों में मैं हमेशा एक सीधा साधा, आज्ञाकारी और लियो रुयान से बेइंतहा प्यार करने वाला इंसान था। उन्हें लगता था कि अगर वह थोड़ा रो लेंगी तो मैं हमेशा की तरह मान जाऊंगा, लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था। आंटी लियो रोते हुए बोली, जिशवान, तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? हमारे रुयान ने तुम्हें अपनी जिंदगी के 7 साल दिए हैं, क्या तुम उसके साथ ऐसा करोगे? मैंने बिना भाव बदले जवाब दिया, आंटी, अगर आज मैं खाली हाथ चला जाता तो क्या आप मुझे एक युआन भी देती? आपने कहा मैं उसे फंसा रहा हूं। क्या उसका किसी दूसरे आदमी के साथ होटल जाना सिर्फ एक छोटी सी गलती थी? क्या वह सिर्फ दोस्त की मदद कर रही थी? अब इस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं। 2 ही रास्ते हैं, या तो 16,88,000 युआन लौटाइए और घर अपने पास रखिए, या फिर घर बेचने के लिए तैयार हो जाइए। लियो रुयान आखिरकार टूट गई। वो रोते हुए बोली, जिशवान, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं तुम्हें इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकती। प्लीज ऐसा मत करो, हम रिश्ता मत तोड़ें। मैं सच में अपनी गलती मानती हूँ, हम फिर से सगाई कर लेते हैं। मुझे बस एक और मौका दे दो। उसकी आवाज पहले की तरह मेरे दिल को नहीं छू सकी। मेरा दिल अब पत्थर बन चुका था। मैंने सिर्फ इतना कहा, अगर पैसे नहीं है तो घर बेच दो। आंटी लियो तुरंत चिल्लाई, नहीं, वो घर नहीं बिकेगा, वो रुयान का शादी वाला घर है। मैं हल्का सा हंस पड़ा। शादी वाला घर? लेकिन मैं तो उससे शादी नहीं करने वाला। फिर वह घर किसके लिए बचाकर रख रही है? क्या ये तेंगचेंग के साथ रहने के लिए? ये सुनते ही लियो रुयान का चेहरा फिर सफेद पड़ गया। वो चीखते हुए बोली, जिशवान, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? तभी मेरे पिता, जो अब तक चुप थे, पहली बार बोले। वह धीरे धीरे उठे और आंटी लियो के सामने जाकर गंभीर स्वर में बोले, हमारे बेटे ने अपनी बात साफ कर दी है। हमारा परिवार तमाशा नहीं चाहता, लेकिन किसी भी कीमत पर अपना नुकसान भी नहीं सहेगा। ये घर दोनों परिवारों की मेहनत का नतीजा है। अब जब रिश्ता खत्म हो चुका है तो जितना जिसने लगाया है उसी हिसाब से हिस्सा मिलेगा। यही सबसे न्याय संगत तरीका है। अगर आप तैयार हैं तो बैठकर शांति से बात कर लेते हैं, लेकिन अगर नहीं
तो फिर अदालत में मिलेंगे। पिताजी की बात सुनकर आंटी लियो की आखिरी हिम्मत भी टूट गई। उन्हें अच्छी तरह पता था कि सारे सबूत हमारे पास हैं और अगर मामला कोर्ट पहुंचा तो हार निश्चित है। आखिरकार उन्होंने मजबूरी में सिर हिला दिया। लियो रुयान मुझे खाली नजरों से देखती रही। शायद उसने कभी नहीं सोचा था कि हमेशा नरम रहने वाला जिशुआन एक दिन इतना दृढ़ और निष्ठुर भी हो सकता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिस पल उसने मुझे छोड़कर ये तेंगचेंग को चुना था, उसी पल हमारे रिश्ते का अंत हो चुका था। कुछ ही समय बाद वो घर एक नवविवाहित जोड़े को बेच दिया गया। बिक्री की रकम में से लियो रुयान के 3 लाख युआन वापस कर दिए गए और बाकी पैसा मेरे पास बच गया। यही मेरी नई शुरुआत की पूंजी बना। पिछले 1 साल में मैंने इंटीरियर और बिल्डिंग मटेरियल के कारोबार के बारे में काफी कुछ सीख लिया था। कई भरोसेमंद सप्लायर और निर्माण टीमों से भी मेरी अच्छी पहचान हो चुकी थी। मुझे लगा कि अब समय आ गया है कि मैं अपना खुद का कारोबार शुरू करूं। अपने एक करीबी दोस्त की मदद से मेरी मुलाकात होंगयुआन ग्रुप के मालिक मिस्टर जाओ से हुई। वो अपनी कंपनी के लिए एक नई इंटीरियर डिवीजन शुरू करना चाहते थे। उन्होंने कई डिजाइन कंपनियों से बात की थी, लेकिन कोई भी उन्हें प्रभावित नहीं कर पाया। जब उन्होंने मेरी योजना देखी तो तुरंत प्रभावित हो गए। उन्होंने मुझे नई डिवीजन का जनरल मैनेजर बनने का प्रस्ताव दिया। मैंने बिना झिझक वो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अगले कुछ हफ्तों तक मैं पूरी तरह नई कंपनी की तैयारी में जुट गया। कंपनी रजिस्टर करवाई, ऑफिस किराए पर लिया, कर्मचारियों की भर्ती की और हर चीज शून्य से शुरू की। आखिरकार आधे महीने बाद होंगयुआन होम डेकोरेशन कंपनी आधिकारिक रूप से शुरू हो गई। कंपनी का ऑफिस शहर की एक आलीशान बिजनेस बिल्डिंग में था। पूरे ऑफिस का इंटीरियर सादा लेकिन बेहद शानदार था। हर कोना आधुनिक डिजाइन और पेशेवर माहौल का एहसास कराता था। उद्घाटन के दिन मिस्टर जाओ खुद कंपनी का शुभारंभ करने आए। उन्होंने रिबन काटा और अपने साथ कई बड़े कारोबारी साझेदारों तथा मीडिया रिपोर्टरों को भी बुलाया। पूरा कार्यक्रम बेहद भव्य था। ब्रांच कंपनी के जनरल मैनेजर के रूप में मैंने मंच पर भाषण दिया। उस पल मैं वो इंसान नहीं था जिसने कभी प्यार के लिए खुद को खो दिया था। अब मैं अपने करियर और भविष्य को समझने वाला एक आत्मविश्वासी बिजनेसमैन था। लेकिन उद्घाटन समारोह खत्म होते ही एक अनचाही मेहमान वहां आ पहुंची। वो लियो रुयान थी। उसके पूरे शरीर से शराब की तेज बदबू आ रही थी। बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे और आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थीं। जैसे ही उसने मुझे देखा, वो लड़खड़ाती हुई मेरी तरफ दौड़ी। जिशुआन, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। वो मुझे गले लगाने के लिए बढ़ी, लेकिन मैं एक कदम पीछे हट गया। संतुलन बिगड़ते ही वह जमीन पर गिर पड़ी। वो वहीं बैठकर रोने लगी। तुमने मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? मेरे फोन क्यों नहीं उठाए? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। कंपनी में मौजूद हर व्यक्ति यह तमाशा देख रहा था। मिस्टर जाओ ने भौहें सिकोड़कर मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में साफ नाराजगी थी। उन्होंने पूछा, ये औरत कौन है? मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, मेरी पूर्व प्रेमिका। मैं उसे उठाने के लिए झुका, लेकिन उसने मेरा हाथ झटक दिया और मेरे पैरों को पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। जिशुआन, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं सच में अपनी गलती मानती हूं। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। उसकी हालत देखकर आसपास और भी लोग इकट्ठा हो गए। जब उसने देखा कि मैं उसकी बातों से बिल्कुल प्रभावित नहीं हो रहा हूं, तो उसने अचानक अपना चेहरा बदल लिया। वो खड़ी हुई, मेरी तरफ उंगली दिखाकर भीड़ से बोली, सब लोग देखिए, यही वो आदमी है जिसने दूसरी औरत के लिए मुझे छोड़ दिया। इसने हमारा शादी वाला घर बेच दिया और मुझे घर से निकाल दिया। ये बहुत निर्दयी इंसान है। उसकी बात सुनते ही पूरा हॉल सन्न रह गया। सभी की निगाहें मेरी तरफ मुड़ गईं। मिस्टर झाओ का चेहरा भी गंभीर हो गया। लियो रुयान अच्छी तरह जानती थी कि हमारी सगाई वाले दिन की सच्चाई यहां किसी को नहीं पता थी। उसके पास सिर्फ कुछ अधूरी चैट और झूठी कहानियां थी। उसे पूरा भरोसा था कि इस भीड़ में कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। वो आज मेरी प्रतिष्ठा पूरी तरह बर्बाद करना चाहती थी। मैं गुस्से से कांप उठा, लेकिन खुद को शांत रखा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लियो रुयान, क्या तुम सच में चाहती हो कि आज यहां पूरी सच्चाई सबके सामने आ जाए? मेरी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें ऐसी ठंडक थी कि उसका रोना भी थम गया। फिर भी उसने मुझे कोसना बंद नहीं किया। मैंने बिना कुछ कहे अपना मोबाइल निकाला। उसमें हमारे पुराने घर के लिविंग रूम का सीसीटीवी फुटेज था। कैमरा मैंने चोरी से बचाव और घर की सजावट की निगरानी के लिए लगाया था। मैंने फोन कंपनी की बड़ी स्क्रीन से जोड़ दिया। फिर सबकी तरफ देखकर कहा, मेरी पूर्व प्रेमिका कह रही है कि मैं निर्दयी हूं। आइए, आज फैसला आप लोग कर लीजिए कि असली निर्दयी कौन है। वीडियो चल पड़ा। स्क्रीन पर लियो रुयान और ये तेंगचेंग लिविंग रूम के सोफे पर बैठे दिखाई दिए। ये तेंगचेंग मुस्कुराकर बोला, क्या तुम सच में वांग जिशुआन से शादी करोगी? वो बहुत उबाऊ आदमी है, वो तुम्हारे लायक नहीं है। लियो रुयान ने धीमे स्वर में कहा, वो मेरे साथ बहुत अच्छा है। इतने सालों से मेरे साथ है। हमने शादी का घर भी खरीद लिया है। ये तेंगचेंग हंस पड़ा। वो सिर्फ तुम्हें पैसे और सुविधाएं दे सकता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा को सिर्फ मैं समझता हूं। ये कहते हुए उसने लियो रुयान का हाथ पकड़ लिया। लियो रुयान ने हाथ नहीं हटाया, बल्कि धीरे धीरे उसका सिर उसके कंधे पर रख दिया। वो फुसफुसाई, कभी कभी मन करता है कि सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ चली जाऊं। ये तेंगचेंग मुस्कुराया, तो फिर उससे शादी मत करो। घर तो तुम्हारे नाम पर है। उसे प्यार का नाटक करो, घर अपने कब्जे में ले लो, फिर उसे छोड़ देना। उसके बाद हम दोनों खुलकर साथ रहेंगे। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। हर किसी की नजर स्क्रीन पर टिक गई। फिर सबने मुड़कर जमीन पर बैठे लियो रुयान की तरफ देखा। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था, लेकिन मैंने वीडियो बंद नहीं किया। मैंने दूसरा वीडियो चला दिया। यह हमारी सगाई से एक रात पहले का फुटेज था। उस रात मैं एक जरूरी प्रोजेक्ट के कारण देर तक ऑफिस में था। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि ये तेंगचेंग सीधे घर में दाखिल हुआ। उसने लियो रुयान को सोफे पर बैठाकर जबरदस्ती चूमना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड में दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए। लियो रुयान ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि खुद भी उसे कसकर गले लगा लिया। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया।
जो लोग कुछ मिनट पहले मुझे शक की नजर से देख रहे थे, अब वही लोग लियो रुयान को घृणा से देख रहे थे। लियो रुयान बिल्कुल पत्थर की तरह जड़ हो गई। वो स्क्रीन को घूरती रह गई। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। शायद उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी सबसे शर्मनाक सच्चाई इस तरह पूरी दुनिया के सामने आ जाएगी। मैंने वीडियो बंद किया और उसकी तरफ देखकर कहा, अब भी तुम्हें लगता है कि मैं ही निर्दयी हूं? वो कांपते हुए मेरी तरफ उंगली उठाकर चिल्लाई, तुमने मेरी जासूसी की, तुम बीमार हो, तुम विकृत इंसान हो। मैं ठंडी मुस्कान के साथ बोला, अगर मैं इतना विकृत नहीं होता तो शायद तुम्हारे दिए हुए धोखे को सिर पर सजाकर शादी भी कर लेता और अपनी कमाई से तुम्हारे और तुम्हारे प्रेमी का खर्च भी उठाता। मेरी बात सुनकर उसके पास कोई जवाब नहीं बचा। वो जमीन पर बैठकर सिर्फ रोती रह गई। मैंने उसकी तरफ दोबारा देखा भी नहीं। मैं मीडिया की ओर मुड़ा और बोला, प्रिय पत्रकार मित्रों, आप लोग खबर चाहते हैं ना? आज मैं आपको पूरी खबर देता हूं। मैंने अपने मोबाइल से सीसीटीवी वीडियो और बाकी सभी सबूत वहां मौजूद पत्रकारों को भेज दिए। फिर मुस्कुराकर कहा, हेडलाइन भी मैं ही बता देता हूं। शादी से एक रात पहले दुल्हन अपने प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई, या फिर साल का सबसे बड़ा धोखा। पत्रकारों में जैसे होड़ लग गई। सभी तुरंत अपने फोन देखने लगे। हर किसी के चेहरे पर हैरानी और उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। लियो रुयान गुस्से से कांप रही थी। मैंने बिना उसकी तरफ देखे सुरक्षा कर्मियों को बुलाया। उन्होंने उसे वहां से बाहर ले जाकर हॉल से निकाल दिया। आखिरकार पूरा कार्यक्रम शांत हुआ। मैंने मंच पर खड़े होकर सभी मेहमानों से माफी मांगी, लेकिन किसी ने मुझे दोष नहीं दिया। उल्टा पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। फिर भी मेरे दिल में कोई खुशी नहीं थी। अपना सबसे गहरा जख्म पूरी दुनिया को दिखाना किसी जीत जैसा नहीं होता, लेकिन अगर उसी से मैं हमेशा के लिए लियो रुयान से छुटकारा पा सकता था तो यह कीमत मुझे मंजूर थी। उस दिन के बाद लियो रुयान की कोई खबर नहीं मिली। करीब 6 महीने बीत गए। इस दौरान कंपनी लगातार आगे बढ़ती रही। मिस्टर झाओ का भरोसा मुझ पर दिन ब दिन बढ़ता गया। उन्होंने अपनी बेटी झाओ छिंग्या से भी मेरी मुलाकात कराई। धीरे धीरे हमारे बीच रिश्ता बन गया। जब मैं उसे शादी के लिए प्रपोज करने की तैयारी कर रहा था, तभी एक दिन अचानक पुलिस स्टेशन से फोन आया। हेलो, क्या आप मिस्टर वांग जिशवान बोल रहे हैं? हम चेंगशी पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं। आपकी पूर्व प्रेमिका लियो रुयान ने उस अपार्टमेंट की छत से छलांग लगा दी है जहां आप पहले रहते थे। फिलहाल उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें उसने लिखा है कि उसकी मौत के लिए आप जिम्मेदार हैं। ये सुनते ही मेरे दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया। लियो रुयान ने आत्महत्या की कोशिश की थी और मरने से पहले मुझे ही अपना कातिल बता दिया था। ये खबर जितनी चौंकाने वाली थी उतनी ही अविश्वसनीय भी। मैंने घबरा कर कहा, ऑफिसर, कहीं कोई गलती तो नहीं हुई? हमारा रिश्ता बहुत पहले खत्म हो चुका है, अब उसका मुझसे क्या संबंध? पुलिस अधिकारी ने शांत स्वर में जवाब दिया, मिस्टर वांग, हम सिर्फ प्रक्रिया के अनुसार आपको सूचना दे रहे हैं। सुसाइड नोट में आपका नाम लिखा है, इसलिए आपको जांच में सहयोग करना होगा। फोन रखते ही मैंने तुरंत मिस्टर झाओ को सारी बात बताई। उन्होंने मुझे घबराने से मना किया और कहा कि कंपनी का कानूनी सलाहकार मेरे साथ जाएगा। करीब आधे घंटे बाद मैं कंपनी के वकील के साथ चेंगशी पुलिस स्टेशन पहुंचा। जैसे ही मैं अंदर गया, वहां का माहौल बेहद भारी लगा। लियो रुयान के माता पिता पहले से मौजूद थे। यितेंग चेंग भी वहीं खड़ा था। मुझे देखते ही लियो रुयान की मां पागलों की तरह मेरी तरफ दौड़ी। वो मुझे मारने लगी और लगातार चिल्ला रही थी, तू ही कातिल है, तूने मेरी बेटी को मरने पर मजबूर कर दिया। 2 पुलिसकर्मी तुरंत आगे आए और उन्हें पकड़कर पीछे ले गए। उसी समय लियो रुयान के पिता ने मेरी तरफ देखा। मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा। वह धीमी आवाज में बोला, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। शायद मुझे तुमसे वे कठोर बातें नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन मैं सच में तुमसे प्यार करती थी। क्या तुम सब कुछ भूल गए? मुझे लगा था कि चाहे कुछ भी हो तुम हमेशा मेरा इंतजार करोगे, लेकिन तुम इतने निर्दयी निकले। तुमने हमारा घर बेच दिया, सबके सामने मेरी बेइज्जती की और मुझे ऐसी हालत में पहुंचा दिया जहां जीने की कोई वजह ही नहीं बची। अब तुम्हारी कंपनी दिन ब दिन आगे बढ़ रही है। तुम बड़े आदमी बन गए हो। तुम्हारे आसपास अब मुझसे कहीं ज्यादा सुंदर और जवान लड़कियां होंगी। शायद तुम बहुत पहले से मुझसे छुटकारा पाना चाहते थे। सगाई का टूटना तो बस एक बहाना था। तुमने सब कुछ पहले ही तय कर लिया था। जिशवान, तुम बहुत निर्दयी हो। मैं जा रही हूं। अपने सारे प्यार और टूटे हुए दिल के साथ मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की आखिरी बद्दुआ देती हूं। तुम सारी उम्र अपराध बोध में जियोगे। तुम्हें कभी सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। मैं तुमसे प्यार करती हूं, रुयान। वह सचमुच एक सुसाइड नोट था और उससे भी बढ़कर मेरे ऊपर लगाया गया आखिरी आरोप। ऐसा लग रहा था जैसे मरते मरते भी वह सारी गंदगी मेरे सिर पर डाल जाना चाहती थी। अगर इस पत्र पर यकीन कर लिया जाता तो मुझे उस इंसान के रूप में देखा जाता जिसने अपनी पूर्व प्रेमिका को आत्महत्या के लिए मजबूर किया। एक पुलिस अधिकारी ने गंभीर स्वर में पूछा, मिस्टर वांग, इस बारे में आपका क्या कहना है? मैंने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब दिया, यह सब झूठ है। मैंने उसे आत्महत्या के लिए मजबूर नहीं किया। यह उसका अपना फैसला था। इसके बाद मैंने शुरुआत से लेकर अंत तक पूरी कहानी विस्तार से सुनाई। हमारी पहली मुलाकात, 7 साल का रिश्ता, सगाई टूटने की असली वजह, लियो रुयान और यितेंग चेंग का संबंध, कंपनी में आकर उसने जो तमाशा किया और मेरे पास मौजूद हर सबूत। मेरे साथ आए कंपनी के वकील मिस्टर सॉन्ग ने भी कहा, अधिकारी महोदय, मेरे मुवक्किल और मिस लियो रुयान के बीच अब कोई कानूनी संबंध नहीं था। आत्महत्या पूरी तरह उनका व्यक्तिगत निर्णय था। किसी व्यक्ति के अपने फैसले की कानूनी जिम्मेदारी मेरे मुवक्किल पर नहीं डाली जा सकती। ये सुसाइड नोट केवल भावनात्मक आरोप है, कानूनी सबूत नहीं। पुलिस अधिकारियों ने हमारी बात ध्यान से दर्ज की। तभी उनमें से एक अधिकारी ने अचानक सिर उठाकर पूछा, वैसे उस समय यितेंग चेंग कहां था? मैं भी कुछ पल के लिए चुप रह गया। बात तो सही थी। अगर लियो रुयान उसी के साथ थी तो जब उसने छत से छलांग लगाई उस समय यितेंग चेंग कहां था?
पुलिस अधिकारी बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चले गए। लगभग 20 मिनट बाद वे लौटे। इस बार उनके चेहरे पहले से कहीं अधिक गंभीर थे। उन्होंने कहा, मामला हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा जटिल है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने अपार्टमेंट की सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले ली थी। रिकॉर्डिंग में साफ दिखाई दे रहा था कि लियू रुयान अकेले टैक्सी से वहां पहुंची, सीधे छत पर गई और लगभग 1 घंटे तक वहीं रही। उस पूरे समय वह लगातार किसी से फोन पर बात कर रही थी। कॉल रिकॉर्ड निकलवाने पर पता चला कि उसकी आखिरी 40 मिनट की बातचीत ये तेंगचेंग से हुई थी। मैं अवाक रह गया। मैंने तुरंत पूछा, उन्होंने आखिर बात क्या की थी? पुलिस अधिकारी ने गंभीर स्वर में कहा, लियू रुयान गर्भवती थी। वह चाहती थी कि ये तेंगचेंग बच्चे और उसके भविष्य की जिम्मेदारी ले, लेकिन पिछले घोटाले के बाद उसकी नौकरी जा चुकी थी। उसके पास ना पैसा था न भविष्य। वह सिर्फ उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। उन्होंने आगे बताया, लियू रुयान ने उसे धमकी दी कि अगर उसने उसे स्वीकार नहीं किया तो वह आत्महत्या कर लेगी। लेकिन ये तेंगचेंग ने इसे केवल धमकी समझा और गुस्से में उससे बेहद क्रूर बातें कह दी। मैंने पूछा, उसने क्या कहा? पुलिस अधिकारी ने फाइल खोलकर पढ़ना शुरू किया। मरना है तो मर जाओ, कम से कम फिर हमेशा के लिए मेरा पीछा छोड़ दोगी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता था? मैं तो बस तुम्हारे साथ खेल रहा था। तुम जैसी बेवकूफ लड़की को बेवकूफ बनाना बहुत आसान था। वांग जशवान जैसा आदमी तुम्हें नहीं चाहता, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अपनाऊंगा? सपने देखना बंद करो। ये सुनकर मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। पुलिस अधिकारी ने धीमे स्वर में कहा। ये बातें सुनने के बाद लियू रुयान ने फोन काट दिया और 1 मिनट से भी कम समय बाद छत से छलांग लगा दी। मैं स्तब्ध रह गया। जिस आदमी के लिए उसने 7 साल का रिश्ता तोड़ दिया, जिस पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया, आखिरकार उसी ने उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। कितनी विडंबना थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस पर तरस खाऊं या उससे नफरत करूं। वकील सॉन्ग ने तुरंत कहा, अधिकारी महोदय, अगर ऐसा है तो ये तेंगचेंग का व्यवहार आत्महत्या के लिए उकसाने या उससे संबंधित कानूनी जिम्मेदारी के दायरे में आ सकता है। पुलिस अधिकारी ने सिर हिलाया। हम उसी दिशा में जांच कर रहे हैं। अगर पर्याप्त सबूत मिले तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पूछताछ पूरी होने के बाद जब मैं बाहर निकला तो देखा कि 2 पुलिसकर्मी ये तेंगचेंग को दूसरे कमरे से बाहर ला रहे थे। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें सूनी थीं और वह बार बार सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था, मैं कातिल नहीं हूं, मैंने उसे नहीं मारा। उसी समय लियू रुयान के माता पिता को भी पूरी सच्चाई पता चल गई। वे गुस्से से उस पर टूट पड़े। पुलिसकर्मियों को बीच बचाव करना पड़ा और कुछ ही देर में पूरा थाना अफरा तफरी में बदल गया। मैं दूर खड़ा यह सब देखता रहा। धोखा, झूठ, लालच और विश्वासघात का यह खेल आखिरकार एक इंसान की जिंदगी और दूसरे की बर्बादी पर जाकर खत्म हुआ था। 2 दिन बाद अस्पताल से खबर आई कि लियू रुयान की हालत बेहद नाजुक थी और उसके बचने की संभावना बहुत कम थी। दूसरी ओर ये तेंगचेंग को आत्महत्या के लिए उकसाने के संदेह में औपचारिक रूप से हिरासत में ले लिया गया। ये मामला इंटरनेट पर भी आग की तरह फैल गया। पहले ही मेरी कंपनी के उद्घाटन समारोह की खबर वायरल हो चुकी थी। अब लियू रुयान की आत्महत्या की कोशिश और ये तेंगचेंग की गिरफ्तारी ने पूरे देश में नई बहस छेड़ दी। सोशल मीडिया पर लोगों की राय बढ़ गई। कुछ लोग मुझे दोषी ठहरा रहे थे कि मैंने अपनी पूर्व प्रेमिका को मानसिक रूप से इतना तोड़ दिया कि उसने जान देने की कोशिश की। कुछ लोग कह रहे थे कि लियू रुयान ने अपने कर्मों का परिणाम भुगता और वह किसी सहानुभूति की हकदार नहीं थी। जबकि कई लोगों का मानना था कि असली दोषी ये तेंगचेंग था, जिसने अपने स्वार्थ के लिए उसे इस्तेमाल किया और आखिरी पल में भी बेरहमी से ठुकरा दिया। इसी बीच होंगयुआन ग्रुप के जनसंपर्क विभाग ने तुरंत आधिकारिक बयान जारी किया। उसमें साफ कहा गया कि मेरा और लियू रुयान का रिश्ता बहुत पहले ही समाप्त हो चुका था और यह दुखद घटना कई व्यक्तिगत कारणों का परिणाम थी। साथ ही लोगों से अपील की गई कि वे बिना पूरी सच्चाई जाने किसी निष्कर्ष पर न पहुंचे। मिस्टर झाओ ने भी मुझे व्यक्तिगत रूप से फोन किया। उन्होंने कहा, लोग क्या कहते हैं इसकी चिंता मत करो, सच आखिरकार सामने आ ही जाता है। उधर जाओ चंगिया मेरी चिंता में मेरे घर आकर रहने लगी। वो हर दिन मेरा ख्याल रखती, मुझे हिम्मत देती और बार बार यही कहती कि अब अतीत को पीछे छोड़ देना ही सबसे सही फैसला है। सच कहूं तो अब मेरे दिल में कोई उथल पुथल नहीं बची थी। इतनी घटनाओं के बाद मैं अतीत से पूरी तरह मुक्त हो चुका था। लोग क्या सोचते हैं उससे अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने कोई गलत काम नहीं किया था, इसलिए मुझे किसी आरोप का डर भी नहीं था। आखिरकार मेरी जिंदगी सचमुच एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुकी थी। 6 महीने बाद मेरी और जाओ छिंगिया की शादी की तारीख तय हो गई। शादी वाले दिन पूरा शहर लालटेन उत्सव की रोशनी से जगमगा रहा था। ढोल नगाड़ों की गूंज और रिश्तेदारों की शुभकामनाओं के बीच मैं लाल पारंपरिक विवाह वस्त्र पहनकर दुल्हन का स्वागत करने पहुंचा। झाओ छिंगिया फिनिक्स मुकुट और पारंपरिक लाल पोशाक में इतनी सुंदर लग रही थी कि मेरी नजरें उस पर से हट ही नहीं रही थी। उसे मुस्कुराते हुए देखकर मेरे दिल में पहली बार सच्ची शांति और खुशी का एहसास हुआ। मुझे आखिरकार वह जीवन साथी मिल गया था जिसके साथ मैं पूरी जिंदगी चल सकता था। सुहागरात को वह मेरे कंधे पर सिर रखकर मुस्कुराई और बोली, क्या तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात शादी के समारोह में नहीं हुई थी? मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो मुस्कुराकर बोली, याद है वह नवविवाहित जोड़ा जो तुम्हारा घर देखने आया था? अचानक मेरे दिमाग में एक पुरानी याद चमक उठी। हाँ, एक खुश दिखने वाला युवा जोड़ा घर देखने आया था। झाओ छिंगिया मुस्कुराई और बोली, वो लड़की मैं ही थी। वो मेरा असली पति नहीं था। मैं सिर्फ घर देखने के लिए अपने ड्राइवर के साथ नकली दंपति बनकर आई थी। एजेंट से मैंने पहले ही तुम्हारी कहानी सुन ली थी। मुझे पता चल गया था कि तुम्हारे मंगेतर ने तुम्हें धोखा दिया है और तुम घर बेचना चाहते हो। उसी दिन से मुझे तुम्हारे बारे में जानने की उत्सुकता होने लगी। वो मेरी आंखों में देखते हुए आगे बोली, बाद में जब पापा ने हमारी मुलाकात कराई तब मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। मुझे लगा जैसे किस्मत ने हमें बहुत पहले ही एक दूसरे के लिए चुन लिया था।
उसकी बातें सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। तब मुझे एहसास हुआ कि हमारी किस्मत की डोर बहुत पहले ही जुड़ चुकी थी। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर धीरे से कहा, धन्यवाद चिंग्या, मेरी जिंदगी की सबसे अंधेरी रातों में भी मेरे भीतर की रोशनी देखने के लिए और अपने प्यार से मेरे हर जख्म को भर देने के लिए।